अगर तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने अगर अनाउंस किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और फिर राष्ट्रीय एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख देंगे, तो महागठबंधन की ईमानदारी यहाँ से तय होगी कि आप 19 लाख जो उन्होंने वादा किया था उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, आप उसके लिए दबाव बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं सदन के अंदर कि आप 19 लाख रोजगार दीजिए, तब लोग माने कि हाँ इनका कहना सही था। तो इस पैमाने पे निश्चित तौर से भाकपा माले और शायद महागठबंधन भी हम लोग खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और जो भी छात्रों, युवाओं के और आम जनता के जो डिमांड्स थे जिसको हम लोगों ने उठाया था, अपोजिशन में रहने के बावजूद भी सरकार से उसको लड़के हासिल करना है, ये हमारा एजेंडा। हमारा एक और सवाल है, थोड़ा राजनीतिक है। कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण किया, साथ में उनके अपने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। एक उनके मंत्री है जो लगातार नीतीश कुमार सुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन लेने वाले माने जाते हैं, लेकिन वो जदयू के खुद जिनको मंत्री बनाया है उन पर भ्रष्ट होने के बहुत बड़े आरोप है, पुलिस का केस रहा है, खुद फरार भी हुए। आप कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार की जो ये तीसरी बार जो इस तरीके से पूर्ण कार्य, एक तरीके से 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 4थी बार लगातार, तो ये क्या लगातार उनके कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है? देखिए, नीतीश कुमार का जो असल चरित्र है वो यही है, मतलब शुरुआत से ही यही रहा। भ्रष्टाचार बहुत सारे बिहार में इस बीच में हुए, लेकिन समहाउ मीडिया को मैनेज करके, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है बिहार के अंदर, उसको मैनेज करके उसके ऊपर दबाव बना करके, और चूँकि जो इंक्वायरी करेगी, जो स्वतंत्र कमेटियाँ जो होती है, सरकार के जो एजेंसी होते हैं, उन सारे एजेंसीज़ को अगर सत्ताधारी पार्टी अपने कंट्रोल में रखेगी, अगर आपने CBI को, ED को, सबको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो आप समझिए इंक्वायरी होगा ही नहीं। भाजपा और जदयू के साथ यही हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टियां हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकता है, जो उस पर इंक्वायरी कर सकता है, उस तमाम एजेंसीज़ को इन लोगों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये एक मामला है। बाकी जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने तो उनको गिरफ्तार करने की मांग तक उठाई हुई है, सारे अखबार में घूम रहे हैं। तो मतलब भाजपा जिसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनाया, जिनको शिक्षा मंत्री अब बना रहे हैं, आपने खुद ही मांग की थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जो भ्रष्ट आदमी है वो, उसको बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप समझिए कि बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें पहले से ही इतनी अनियमितता, इतना भ्रष्टाचार पहले से ही है। सरकार का और भी कम ध्यान पहले से ही था। अब उसमें एक भ्रष्ट आदमी को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो आप तो यही मैसेज देने के मूड में है देश को कि भाई हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जिसका शिक्षा में जो सिर्फ लूटने के लिए जाना जाता है, जो VC रहने के दौरान जिन्होंने घोटाले कर लिए, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में घोटाले किए, जिसका दस्तावेज है, जो साबित हो चुका है, जिनको गिरफ्तार करने की मांग उठ रही थी, आप उसको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। तो एक मैसेज के लिहाज से है। और ये ढिठाई जिसको कहते हैं, ये भाजपा की, जदयू की ढिठाई है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बड़ी ही लोग बोल रहे हैं जो स्ट्राइक रेट रहा भाकपा माले का इस चुनाव में बहुत शानदार रहा। आपको अलग राजनीति के तौर पर जाना जाता है, जो छात्र राजनीति की तरफ टाइम से आप लोग फॉलो करें तो अलग राजनीति, तो क्या इस बार आप लोगों का एक जो मजबूत बनकर लेफ्ट आया है इस बार सदन के भीतर, तो क्या उसका अंतर दिखेगा? आपकी आगे की क्या प्लानिंग है अगले 5 साल तक, जो अगर सरकार रह जाती है तो आप लोग किस तरीके की आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे? कुछ आप लोगों ने सोचा है? देखिए, एक तो स्ट्राइक रेट जो बात है, ये असल में जनता ने आंदोलनों को चुना है। जो लोग आंदोलन में रहे हैं, जो लोग उनके हर डे टू डे लाइफ के सवाल से रहे हैं, जो उनके मिनिमम वेज के सवाल पे, समान काम के समान दाम के मुद्दे पे जो लोग संघर्ष करते रहे हैं, शिक्षा रोजगार के लिए जो लोग लड़े, आप समझिए कि भाकपा माले का जो भी विंग है, स्टूडेंट विंग, यूथ विंग जो हमारा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और RYA, हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में कहिए कि देश में सैकड़ों आंदोलन किए हैं रोजगार के सवाल पे। और जब अपोजिशन ने इतनी मजबूती के साथ रोज़गार के मुद्दे को पकड़ा नहीं था, तब हम लोगों ने डेटा लेकर के गांव-गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के सभा करके, नुक्कड़ सभा करके, कन्वेंशन करके हम ये जनता को बता रहे थे कि कैसे मोदी सरकार युवाओं का रोज़गार को छीन रही है। तो जनता को ये समझ में था कि भाकपा माले जो है वो बरमसिया पार्टी है, 12 मास काम करने वाली पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है। और इस दौर में आंदोलन बहुत ज़रूरी है अगर लोकतंत्र को बचाना है, बिहार में जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करवाना है तो। और मेरे ख्याल से उस आंदोलन की ताकत को, उसकी विश्वसनीयता को जनता ने चुना है। और संभवतः यही कारण रहा है, बड़ा कारण,
कि भाकपा माले को जनता ने एकदम ज़बरदस्त समर्थन दिया और स्ट्राइक रेट हमारा थोड़ा बेहतर हुआ। आप कांग्रेस को कितना मानते हैं, क्योंकि बार बार आज राष्ट्रीय जनता दल से भी शिवानंद तिवारी ने भी उन पर आरोप लगा दिया कि किस प्रकार से उनको जो हार का जिम्मेदारी उन पर ठीकरा फोड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सच में जिम्मेदार है? देखिए, कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है, आप चुनाव का सिंगल एंगल से आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, कई सारे आयाम इसमें हैं। तो कांग्रेस को लेकर के तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस के लोग बता पाएंगे, बल्कि जनता को ये दिख रहा है कि कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था 70 सीट लेकर के भी 19 सीट से जीत पाएँ, तो जनता को दिख रहा है। अब ये सीट उनको क्यों मिला, कैसे मिला, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये महागठबंधन के जो लोग हैं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, वो इसको कहेंगे। लेकिन चुनाव का इतना सिंपल मूल्यांकन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव ये संदिग्ध है? लेकिन निश्चित तौर से कांग्रेस के भीतर जो कमियां रही वो तो देश की जनता को, बिहार के लोगों को दिख रहा था। कांग्रेस को बिहार के अंदर एक इतनी सीट मिलने का शायद ये कारण रहा कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से यूपीए में शामिल रही थी, तो ये कारण था। लेकिन कांग्रेस के पास जो ताकत थी, कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल बिहार में नहीं किया। कांग्रेस के जो महासचिव हैं, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब लोग और समय दे सकते थे बिहार के अंदर। समहाउ मैनेजमेंट की कमी रही, लेकिन हम तो चूँकि अपने क्षेत्र में इतना मशगूल थे, इतना बिजी थे कि हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएँ। लेकिन ये सिर्फ मूल्यांकन नहीं, एक छोटा सा टिप्पणी उस पर है, लेकिन और भी कई सारे आयाम हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। ये जो चुनाव है, इसके बाद चुनाव के रिजल्ट के बाद जो जिस तरीके से चीज़ें आ रही थी एग्जिट पोल में, और जनता का भी जैसा लग रहा था पोस्ट इलेक्शन के बाद, तो ये चुनाव के जो रिजल्ट थे शॉकिंग जर्नलिस्टों के लिए भी थे, जो एनालिस्ट करते हैं उनके लिए भी थे, और कल जैसे मैं और लोगों से मिल रहा था चुनाव के बाद पटना आकर, तो बहुत जनता के लिए भी शॉकिंग था। तो क्या आपको लगता है इस चुनाव को संदिग्ध नज़रों से देखा जाना चाहिए, या फिर आप इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, देखिए, अब तो चुनाव का रिजल्ट आ गया हमारे सामने। हम चुनाव में सरकार ने जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जिस तरीके से हुआ, वो तो निश्चित तौर से संदेहास्पद चुनाव को बनाता है। लेकिन तब है कि इस पे आप क्या करेंगे। इस पे सरकार नीतीश सरकार जो बन रही है, उसको लेकर के जनता के बीच में आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, एक ये है। और लीगल बैटल, जो मैंने कहा कि लीगल बैटल इसमें अगर कुछ हो सकता है तो उसको भी देखना चाहिए, ये लोग देखेंगे शायद। बाकी इसमें अब और बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, सरकार चलेगी, तब सवाल है कि जनता के जो मुद्दे महागठबंधन ने उठाया था, उस मुद्दे को लेकर के आप सरकार से संघर्ष ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने अगर अनाउंस किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और फिर राष्ट्रीय एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख देंगे, तो महागठबंधन की ईमानदारी यहाँ से तय होगी कि आप 19 लाख जो उन्होंने वादा किया था, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, आप उसके लिए दबाव बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं सदन के अंदर कि आप 19 लाख रोजगार दीजिए। तब लोग माने कि हाँ, इनका कहना सही था। तो इस पैमाने पे निश्चित तौर से भाकपा माले और शायद महागठबंधन भी, हम लोग खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे, और जो भी छात्रों, युवाओं के और आम जनता के जो डिमांड्स थे, जिसको हम लोगों ने उठाया था अपोजिशन में रहने के बाद। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, और बातों से साफ साफ समझ में आ रहा है जो आने वाले 5 साल है वो नीतीश कुमार के लिए पार्टी के एनडीए के भीतर भी और पूरे सरकार के साथ भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। धन्यवाद।